हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोइट्री का हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और इसे कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। तो इस पोएम में पहले मैं आपको बता दूं कि कवि ने क्या कहना चाहा है कि प्रत्येक मनुष्य का एक निश्चित अंत होता है और वो अंत मृत्यु है। एक छोटा सा गांव है और उस गांव के गरीब लोगों के पूर्वज अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही उपयोगी कार्य किए थे। वे लोग बहुत ही साधारण थे और उनकी जीवन शैली भी साधारण थी। कवि यह संदेश महत्वाकांक्षी लोगों को देना चाहते हैं कि अमीर लोगों को गरीबों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका भी अंत मृत्यु ही है। समस्त महानता, धन, सुंदरता, इन सब का अंत मृत्यु ही होता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी लोगों को अपनी धन पे, सुंदरता पे, महानता पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को। द कर्फ्यू टॉल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ट वेंट स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew tolls the knell of parting day. थॉमस ग्रे एक छोटे से गांव के चर्चयार्ड में हैं। चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान में हैं और वे ढलती शाम का, वहाँ की हर एक चीज़ का बड़ी ही बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि द कर्फ्यू टॉल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। जो चर्च की शाम की घंटी बजती है वह शाम के ढलने का संकेत बता रही है। द लोइंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली, जैसा कि हवा मैदानों पे धीमे धीमे चल रही है। जो भी वहाँ पे मवेशी हैं वो रंभाते हुए वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, और किसान भी जो कि दिन भर काम किया हुआ है, थकी हुई अवस्था में है, तो थके हुए कदमों से, भारी कदमों से अपने घर की ओर वापस आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, जैसा कि ये सभी मवेशी हैं और किसान हैं, ये सभी तो अपने घर पर पहुंच जाएंगे और संसार के बारे में या अपने कार्य के बारे में भूल जाएंगे। वहीं पर मैं हूँ, यानी कि कवि अपने आप को बताते हैं कि वहीं पर मैं हूँ जो इस संसार में अंधकार में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार से होती हुई रात का कवि ने वर्णन किया है। नेक्स्ट स्टैंजा। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath those rugged elms that yew trees shade, यानी उबड़ खाबड़ या बहुत ही खुरदुरी अवस्था में एल्म ट्रीज़ हैं, यू ट्रीज़ हैं, इन सब के छाँव में वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, बहुत से उभरे हुए मिट्टी के स्थान हैं जिन पर घासें उगाई हैं और मिट्टी जो उभरी हुई अवस्था में है वहाँ से धीरे धीरे खिसक रहे हैं, मिट्टियाँ थोड़ी थोड़ी ढह के नीचे गिर रही हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और इन्हीं पेड़ों की छाँव में जो उभरे हुए स्थान हैं मिट्टी के, इसी उभरे हुए मिट्टी के स्थान के नीचे ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, हमेशा हमेशा के लिए अपनी अपनी कब्रों में दफना दिए गए हैं, लेटे पड़े हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, इसी छोटे से गांव के इन लोगों के या किसानों के जो पूर्वज थे, उन्हीं पूर्वजों को हमेशा हमेशा के लिए इस कब्र में, जो कि मिट्टी के नीचे उभरे हुए स्थान के नीचे दबे हुए हैं, दफना दिए गए हैं। तो ये कब्र उन गरीब किसानों के साधारण और अनपढ़ पूर्वजों के हैं जो इस छोटे से गांव में रहते थे और ये पूर्वज अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सो गए हैं। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the strawbill shed, the cock's shrill clarion on the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call of incense breathing morn, यानी सुबह की जो सुगंधित
हवा होती है, जो ताज़ी मनमोहक मन को प्रसन्न कर देने वाली जो हवा बहती है, वो हवा। द स्वेलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल शेड, और अपने तिनकों के बने हुए घोंसलों से अबाबील पक्षी चहचहा रहे हैं, उनका चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, और मुर्गे की तीखी बांग बहुत तेज़ी कुकड़ू को करता है, तो वो तीखी बांग उसे कहते हैं, तेज़ बांग। और द इकोइंग हॉर्न, और जब शिकारी शिकार पर जाता है तो वो बिगुल बजाता है, तो बिगुल के बजाने से काफ़ी इकोइंग हॉर्न यानी उसकी आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक गूंज उठती है। नो मोर शैल राउज देम, ये सारी की सारी चीज़ें एक ऐसी बात का संकेत देती हैं कि सुबह हो गई है और साधारण मनुष्य कम से कम इन चीज़ों को सुनकर और आराम से उठ जाता है। लेकिन नो मोर शैल राउज देम, ये पूर्वजों को जो अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं उठा सकती हैं, इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्रॉम देयर लोली बेड, क्योंकि ये अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। तो जो अपनी अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सो रहे हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें कभी जगा नहीं सकती हैं। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. No grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. कवि ने इन लाइन्स में कहा है कि हमें कभी भी गरीबों के कामों और उनकी जीवन शैली को नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए, उनसे कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। महत्वाकांक्षी लोगों को उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग बहुत ही मेहनत किया करते थे, लोगों के लिए जो ज़रूरी था वही कार्य किया उन्होंने, और उनकी खुशियाँ बहुत ही इसी प्रकार से साधारण हुआ करती थी। तो उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया, उन्हें भाग्य के अनुसार ही उन्हें कार्य का फल मिला। हाँ, लेकिन वो अपने भाग्यवश प्रसिद्ध उतने नहीं ज़्यादा हो पाए। इसलिए महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी हंसी कभी भी उड़ानी नहीं चाहिए। द boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. यहाँ पर इस लास्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया है किसी भी प्रकार का घमंड महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने उच्च कुल का ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को न तो घमंड करना चाहिए और न ही अपनी शक्ति का अर्थात धन का दिखावा करना चाहिए। और वो सारी सुंदरता, वो सब कुछ जो धन के रूप में आपको दिया गया है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल, और इन सभी चीज़ों का एक निश्चित समय होता है, यानी एक निश्चित समय के बाद इनकी समाप्ति होनी ही होनी होती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और आगे पोइट बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो सारे वेल्थ हैं, ये जो आपको ब्यूटी दी गई है, ये एक निश्चित समय तक के लिए ही रहते हैं, लेकिन ये जो नाम है, ये जो प्रसिद्धि है, सभी एक ही रास्ते को जाते हैं और वो है कब्र। इसीलिए महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों की न तो हंसी उड़ानी चाहिए और न ही उन्हें नीचा दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का एक निश्चित अंत होता है और वो है मृत्यु। तो ये था स्टूडेंट्स हिंदी में एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसे कंपोज किया था थॉमस ग्रे ने। आई होप आपको ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।